गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में स्टडी की थी, जिस लॉ के माध्यम से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ना है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ से क्या फाइंड करते हैं ये ध्यान रखना है कि एक करंट एलिमेंट के द्वारा कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है जब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। उसके बाद हमने कल किया था किसी स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैंने डिराइव किया था B = μ0I/4 पाई A sin φ1 प्लस sin φ2। याद है आपको? याद है क्या? नहीं याद है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने उस वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। कितना फाइंड किया था जी? नहीं याद है, शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती। कितना फाइंड किया था? μ0I/2 पाई A। ये इसी को मैंने ब्रेक किया था μ0/4 पाई 2I/A से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ये वायर के सेंटर पे निकाला था। आज जो हम एक्सप्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पर। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग रहेगी, हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of circular coil or wire carrying current। एक सर्कुलर वायर है जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। वो वायर जिसमें करंट I एम्पियर फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल और वायर कैरिंग करंट। एक सर्कुलर वायर होगा जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी, उस समय उस वायर के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर वायर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहले कंसीडर आ सर्कुलर वायर या कॉइल, सर्कुलर कॉइल या वायर लिखते ऑफ रेडियस स्मॉल r। सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कितना है? स्मॉल r है। ठीक है, विद सेंटर O, इसका सेंटर O है, which carries current I। जो करंट I कैरी कर रही है, the direction of current ले लेता हूं is एंटी क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूं। to find
the magnetic field intensity at the center of circular coil के सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो पेपर में 3 मार्क्स की आती है, ठीक है ना। कल जो किया था वो भी आती है, वो 4 मार्क्स की आएगी, ये 3 मार्क्स की आती है। तो अभी एक और बचा है, इसमें 3 हेडिंग है यहाँ पे, तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक आता है, इसलिए तीनों को अच्छे से करेंगे। बनाइए। तो कंसीडर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r with center O which carries current I, the direction of current is anti-clockwise मान लिया। to find the magnetic field intensity at the center of circular coil। सबसे पहले कॉइल बना लें, सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल बना लें। यहां से करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज मैंने ले लिया, क्लॉक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्लॉकवाइज में ले लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, सेंटर O। अब आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगी? जो सर्कुलर वायर है ना, इसी वायर में, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसी वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस करंट एलिमेंट कॉइल में एक करंट एलिमेंट लेना है। बिना करंट एलिमेंट लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है? टेक द करंट एलिमेंट इन द कॉइल। ठीक है, कल भी आपने करंट एलिमेंट लिया होगा कि नहीं लिया? बिना करंट एलिमेंट लिया निकाल लिया क्या मैग्नेटिक फील्ड? नहीं लिया था। कितना? dl। करंट एलिमेंट dl होती है, छोटी सी लेंथ। एक छोटी सी लेंथ में आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हो, फिर इंटीग्रेट कर देते हो तो पूरे वायर का आ जाता है। ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया करंट एलिमेंट, इसकी लेंथ dl है और इसको इसके सेंटर से मिला दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r है। ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल में जो डिफरेंशियल लेंथ है करंट एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये सर्कुलर कॉइल है, ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर कॉइल है, उस पे डायरेक्शन करंट एलिमेंट की अपवर्ड, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऐसी रहेगी। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन डीएल वेक्टर। अब आप इस पे डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, करंट किधर जा रही है? ऊपर की ओर। करंट ऊपर जा रही है ना यहाँ पे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डाउनवर्ड, ऊपर की ओर, इनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड। तो यहाँ पे क्रॉस साइन से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? क्रॉस साइन से, याद रखिएगा। क्रॉस साइन का मतलब है ये कॉइल है देखिए, और इस पे करंट ऊपर जा रही है। ये ऐसे कॉइल है, इस पे करंट ऊपर जा रही है, तो ये उंगलियां किधर है? डाउनवर्ड है, मतलब इनवर्ड है, तो करंट क्रॉस जाएगी। समझ में आ रहा है? ये कॉइल आपका है ऐसे और करंट ऊपर जा रही है, तो ये डाउनवर्ड है। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे ये ऐसे आप फिंगर लगाएंगे, इस सरफेस पे डाउनवर्ड और बगल वाले में इनवर्ड, अपवर्ड है। ठीक है ना?
तो क्रॉस साइन से डिनोट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड हमने। कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? सेंटर। कहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? इसके सेंटर। ठीक है, और कुछ चाहिए? अब आपको ये बताना है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिख रहा है क्या किसी को? ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओ मीन्स सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, वही तो ऑब्जर्वेशन है। और करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में क्या बनता है? एंगल थीटा। एंगल थीटा किसके बीच बनता है? करंट एलिमेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कितना दिख रहा है यहाँ? थीटा कितना दिख रहा है निधि? थीटा कितना दिख रहा? 90 डिग्री। ऑब्जर्वेशन लाइन और करंट एलिमेंट के बीच बना एंगल थीटा होता है जो 90 डिग्री। सबको दिख रहा? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ चलेंगे, क्योंकि हम बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसमें मुझे dl चाहिए, साइन थीटा चाहिए, आर चाहिए। यदि ये मिल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिल जाए। बना लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब थीटा कितना है भैया? 90 डिग्री। साइन 90 1 हो गया। तो dB कितना बचा? म्यू नॉट I dl बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाई आर स्क्वायर। अब dl r चाहिए आपको। r क्या है? रेडियस I और dl ये सब कांस्टेंट है। करंट dl करंट एलिमेंट है, dl और कुछ निकाल नहीं सकते आप। अब हम इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या कर दें? आपको b चाहिए कि db? किसको किसको b चाहिए? जिनको जोहान ने कहा उनको db चाहिए ना। db मॉल भोपाल में है, यहाँ से ना मिलेगा। db किसको किसको चाहिए? dB चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए आपको? हैं? B चाहिए। सब उनको B चाहिए और B सबको चाहिए। क्यों? B ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है? और dB क्या है? dB भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन केवल करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो, तुमको समझे में नहीं आया? पलक देवी को, उसका मुंह देख रही है। अभी पूछेंगे dB क्या है तो नहीं बता पाएंगे। dB केवल इस करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड है, जो छोटी सी लेंथ में है। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे वायर में प्रोड्यूस हो रही ना, लेकिन dB क्या है? एक छोटी सी लेंथ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? वो dB है। तो हमें पूरे वायर का निकालना है कि बस यही बस का निकालना? यही बस का चाहिए तो मिल गया इसका आंसर ये। यदि आपको dB बस का चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, लेकिन आपको किसका चाहिए? पूरे वायर के द्वारा इस सेंटर पे प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड, वो B होगी। वो क्या होगी? B। पूरे वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? B। करंट एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो dB। करंट एलिमेंट dl के द्वारा dB, L मतलब पूरी लेंथ, L के द्वारा D। अब पूरे के लिए मुझे क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन मैं मानता हूं कि आपसे बनता है, भले न बनने लग बात है, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देंगे और इधर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। सही लिखा? किसी को समझ में आया कुछ? जिसको समझ में आया वो बताए dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? b। dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। तो यहाँ पे b हमें जो चाहिए वो मिला क्या? हमें b चाहिए कि dv? b चाहिए, b मिल गया। इधर देखिए कांस्टेंट क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट। dl हमारा मतलब जो इंटीग्रेशन है dl के रिस्पेक्ट में, इधर dl को ही तो पूरा बढ़ाओगे। देखिए dl क्या है? छोटी सी लेंथ, ये dl, ये dl, ये dl, ये छोटा छोटा dl मिला के पूरा क्या हो जाएगा? पूरा वायर। dl एक छोटी सी लेंथ का है ना, मान लो dl 1 सेंटीमीटर है। अब ये वायर कितने का है? 50 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर जोड़ के कितना बनाओगे? 50 सेंटीमीटर, तब जाके पूरा वायर का फील्ड आएगा। तो dl एक छोटी सी जगह का फील्ड है, ध्यान रखिएगा। और पूरे वायर का निकालना है तो dl को पूरा वायर में इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लें? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या है? कोई बता सकता है? इधर लिख दिया, इधर लिखा क्या? इधर लिखा है ना सबने? अब इंटीग्रेशन ऑफ dl कौन बताएगा? जो अपने आप को समझदार कहता हो। बस नॉर्मल सोचना है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे तुम लोग? dl क्या है, dl क्या है, इतना दिमाग थोड़ी लगाना है। अच्छा ये बताओ, dl एक छोटी सी लेंथ है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? dl 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 मतलब पूरे वायर की लेंथ। dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा ना। l मतलब इस वायर की पूरी लेंथ। किसी सर्कुलर वायर की पूरी लेंथ कितनी होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नहीं पढ़ा? सर्कुलर वायर की लेंथ कितनी होती है बताइए? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। तब आज पहली बार पढ़ रहे हैं? कितनी बार हो गए पढ़ते हुए? 10वीं में आपने 10 बार पढ़ा होगा। इतना ज्यादा मेंसुरेशन पढ़ा कि उसमें हर क्वेश्चन में 2 पाई आर लगाया। क्यों लगाया पता नहीं। ठीक है, तो dl एक छोटी सी लेंथ है, इंटीग्रेशन कितना हो गया? लेंथ पूरा l। मतलब मैं dl को क्या लिख दूं यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू 2 पाई r। मतलब पूरे सर्कुलर वायर की लेंथ उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो वो कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस? 2 पाई r। याद कर लीजिए जिनको ना याद हो। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। यहाँ क्या लिख देंगे? 2 पाई r। r से r कैंसिल, हाँ r स्क्वायर, सॉरी एक r कटेगा, एक r बच जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 और काट दो, कितना बचेगा बोलिए? म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट बाई आई, म्यू नॉट आई बाई 2r। कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाई 2r। So this is the magnetic field intensity at the center of circular coil। यह वायर, अभी वायर है, कॉइल बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है ना? यदि कॉइल का मतलब एक वायर के बाद उसमें कई सारे कॉइल लगा दिया, तो जब वायर कई सारे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स।
if n number of turns in the coil, if n number of turns in the coil, अभी जो एक्सप्रेशन मैंने किया है वो एक टर्न के लिए है। कितने टर्न के लिए है? एक टर्न, बस गया और पहुंच गया यहाँ। अब उसमें कई सारे टर्न कर दीजिए, तो कई सारे टर्न करने से मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, देन मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? B इक्वल टू μ0 Ni बाई 2R। ध्यान से देखिए फार्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये जो वायर हमने लिया था इसमें हम 10 नंबर ऑफ टर्न्स कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना बढ़ जाएगी? एक वायर से 10 वायर करने पे 10 गुना बढ़ जाएगी। एक वायर में यदि मान लो एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, समझो, तो उस वायर को मैंने कितने टर्न कर दिए? 10 टर्न। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार घुमा दिया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 5 गुणे 10 बराबर 50 टेस्ला। जहां एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 5 टेस्ला, वहां 10 वायर कॉइल बना दिया मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए? 10, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 50 हो गई, और 100 कर दिया तो 500 टेस्ला। कहां एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए? 100, तो कितनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड? 500। When number of turns increases, then the magnetic field increases. यही रीजन है कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक कॉइल का यूज करते हैं। कॉइल से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कॉइल से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आपको यदि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। एक छोटी सी मोटर आपने कूलर वाली देखी होगी, उसमें लगभग 50 टर्न लगाते हैं, लेकिन ये फैन चलाने के लिए इसमें लगभग 200 नंबर ऑफ टर्न्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे घुमाने के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। आपने बड़ी बड़ी मोटर देखी होगी, जो आटा चक्की वाली मोटर देखी होगी, इतनी बड़ी रहती है, उसमें 1000 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। मतलब करंट तो उतनी ही वहां भी जा रही है, करंट उतनी ही यहाँ आ रही है, तो ऐसा क्या है कि वो इतनी बड़ी मोटर चल पाती है? तो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से वहां पे जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। मैग्नेटिक फोर्स दैट इज F इक्वल टू QBB sin थीटा, और वो फोर्स बढ़ने से उस शाफ्ट का रोटेशन बढ़ जाता है। जो शाफ्ट लगा, जैसे फैन शाफ्ट घूम रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से घूम रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखिए, वहां पे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मोटर का यूज करते हैं। उसको खोल के कभी देखे तो इतना मोटा कॉइल, इतने मोटे मोटे कॉइल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है। समझ में आ गया कॉइल का क्या मीनिंग है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई कितना? μ0 Ni/2R। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। सिंगल टर्न के लिए क्या फार्मूला है? μ0 I/2R। अच्छा, n जहां जहां I रहेगा वहां वहां n मल्टीप्लाई,
एन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ। क्यों, देखिए जैसे एक कॉइल में करंट कितनी फ्लो रही है, आई, दो कॉइल कर दिया 2i, 3i, मतलब करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। रीजन ये है, करंट तो आप सप्लाई उतना ही दोगे, 5 एम्पीयर दे रहे तो 5 ही दोगे, ऐसे थोड़ी कुछ लगा दोगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी में मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड intensity at the center of semicircular coil। क्वेश्चन ये आ जाए, अभी तक हमने किसका निकाला, सर्कुलर कॉइल का निकाला, अब क्या है, सेमी सर्कुलर हो गया। अभी तक क्या निकाला था, सर्कुलर का, अब किसका निकालेंगे, सेमी सर्कुलर का। तो सेमी सर्कुलर कॉइल हम ऐसे बना दें, जो पूरा था वो वैसा हो गया, यहां से करंट आई जा रही, ऐसे जा रही करंट, सही है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लें, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ठीक है। अब इसके सेंटर पे निकालना है, सेमी सर्कुलर कॉइल हो गया, अभी तक कैसा था, पूरा कॉइल था, ठीक है। अब यदि हम देखें बायोट सेवर्ट लगाएंगे तो काम तो उतना ही होगा, बायोट सेवर्ट लगा दें, इस पे एक करंट एलिमेंट ले लें, इसकी डायरेक्शन करंट एलिमेंट के इधर हो जाएगी, इसको मिला दोगे रेडियस r से, सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर से थीटा तो आपका वही रहेगा 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही लिखेंगे। थीटा कितना है 90, साइन 90 1, कितना आ जाएगा यहाँ से dv, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, मान लो ये आ गया, ठीक है। निकालना क्या है अपन को, क्या निकालना है, P निकालना है, ठीक है, फिर dv निकालना है, dv आ चुका है, अब P निकालेंगे, जल्दी लिखिए। अब क्या करना है, इसमें इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या होगा dv और इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई, बिल्कुल उसी तरह है एक्सप्रेशन, कुछ अलग नहीं है। dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dl। इस बार इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या लिखोगे, पिछली बार आपने पूरी लेंथ कितनी थी सर्कल की, 2 पाई आर, अब आधी लेंथ पाई आर, हाफ सेमी सर्कल हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू पाई आर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना बचा, उधर लिख देता हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ dn इक्वल टू पाई r। अब b इक्वल टू बचा कितना, म्यू नॉट आई बाई 4r। बस हाफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और n नंबर ऑफ टर्म्स है तो म्यू नॉट एन आई बाई 4। बस। तो 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। और ये सेमी सर्कुलर वायर पे आता है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बस सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, सेमी सर्कुलर वायर लेना है और सॉल्व कर देना है। मेथड सेम है, समझ में आ गया। क्या है, कहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 1 है the radius of wire is 2 centimeter and current flowing through the wire is 10 ampere. Find the magnetic field intensity at the center of circular wire। चलिए फाइंड करिए, जल्दी से सॉल्व करें, मैं करता हूं। क्या है फार्मूला, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले रेडियस ऑफ वायर गिवन है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 2 × 10⁻⁻² मीटर। दूसरा करंट गिवन है 10 एम्पियर। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r। इसको सुंदर बना लें, सुंदर मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा कर लो। क्या किया मैंने, 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा कर लिया। क्यों कर लिया, और अच्छा हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू आपको पता हो गई, 10⁻⁻7 हो गई। बची क्या, 2 पाई आई बाई r। सब पता है आपको, 10⁻⁻7, 2 × पाई की वैल्यू 3.14, आई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 2 × 10⁻²। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है, b इक्वल टू कितना बचा, ये 31.4 हो गया है ना। और ये ऊपर गया तो, ये ऊपर गया तो 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 यही है। 31.4 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसा करने से और इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन को कितना इजी सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। पाई का 2 पाई का गुणा कर दिया, इजी हो गया। नहीं तो आप क्या करते, म्यू नॉट की वैल्यू रखते और इधर उधर गुणा करते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी।